मेरे प्रिय देशवासियों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं आपके सामने भारतीय नौसेना का वेटरन कमांडर सुधीर कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। और उसमें जो मेरा मकसद है वो ये समझाना है कि भारतवर्ष को अत्यंत शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। तो इस 15 जून को आज एक वर्ष हुआ है जहां पर हमारे जो भारतीय वीर जवानों ने अपनी शहीदी दी, वो था 15 जून 2020 में गलवान वैली में। हमारे जो बहादुर सैनिक थे वो हमारे कर्नल बी संतोष कुमार के साथ में 19 उनके और लोग जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने एक गौरव की गाथा का निर्माण किया वहाँ पर। और जिस तरीके से चीनी सेनाओं के अपने से ज़्यादा लोगों को मारते हुए जो है ना वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें से कर्नल बी संतोष कुमार को महावीर चक्र, 4 लोगों को वीर चक्र और 15 लोगों को उसमें सेना मेडल गैलेंट्री मिले। मैं उन्हीं सभी को शीश झुकाता हूँ, सल्यूट करता हूँ और वो हमेशा ही अमर रहेंगे और पूरी भारतवर्ष उनको याद करता रहेगा। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष में सारी चीज़ें साथ रही हैं। हम धर्म के साथ रहे हैं, हम सत्य के साथ रहे हैं, हमारा आचरण बहुत अच्छा रहा है, सारी एथिकल प्रैक्टिसेस हमारे राजाओं ने करी हैं। और उसमें राजा विक्रमादित्य, हर्षवर्धना या ललितादित्य मुक्तपादा, गोविंदा थ्री, राजा अशोका, कनिष्का, खारवेला, देवापाला, महिर भोज, हमारे समुद्रगुप्ता, शिवाजी महाराज, राजेंद्र चोला, पुष्के पुलाकेरी, 2 कृष्णदेवा राजा या महापद्मानंदा या गौतमी पुत्र काता कार्णी, ये सभी बहुत ही योद्धा और एक तरीके से अपनी जनता का ध्यान रखने वाले महापुरुष और महायोद्धा और महाराजा जो हमारे यहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने गौरवशाली प्रथा को जन्म दिया। लेकिन आप देखेंगे कि इनके बाद जो एक तरीके से भारतवर्ष का जो जिस तरीके से एक बुरा समय शुरू हुआ, वो हुआ जब यहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया समझकर लोगों ने इन्वेड करना शुरू किया। तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि हम सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे थे जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई। हम सत्य के साथ थे, हम धर्म के साथ थे और हम युद्ध में भी वही करना जानते थे जो आचरण हमें सिखाया गया था। क्योंकि महाभारत और रामायण जैसे उसमें हमारे जो युद्ध के दौरान भी जो एक धर्म को जो फॉलो किया जाता है वो हमारे आचरण में था। लेकिन हमारे ऊपर जो इन्वेडर्स आए, जिन्होंने भारत के ऊपर एक तरीके से अटैक किए, चाहे वो तुर्क हों, मुग़ल हों या अफ़गानी हों या डच हों या पुर्तगीज़ हों, पुर्तगाली हों या फिर ब्रिटिशर्स हों, ये सभी के सभी इन्होंने अनैतिकता का रूप लिया। और उनको पता था कि कुछ भारतवर्ष के लोग अंदर ही ऐसे हैं जो भारतवर्ष के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने उनको खरीद लिया और एक तरीके से या उनको अच्छे ओहदे देकर या कोई लालच देकर उनको जो है ना इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका मिला। और धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किए और लूट खसोट मचाकर यहाँ से काफ़ी वापस ले गए। इन सब में एक मुख्य केंद्र बिंदु आता है कि कहीं ना कहीं शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इतिहास गवाह है कि शक्ति जिसके साथ खड़ी है, जीत उसी की होती है। शक्ति आती है जब हमारे में आत्मबल हो। आत्मबल जब आता है जब देश का हर एक व्यक्ति एक सोच में और एक अपने देश के प्रति समर्पित हो। लेकिन हमें पता है कि भारतवर्ष में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भारतवर्ष अपने देश के लिए नहीं सोचते हैं, अब सिर्फ कुछ अपने लालच के लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ बहुत ही एक तरीके से मायोपिक वे से जो भारत के लिए सोचते हैं, वो भारत का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं बार बार उनको कहता रहा हूँ कि वो इंटरनल एनिमीज़ ऑफ इंडिया हैं।
तो हमें उनका ध्यान रखना है। उनको सिर्फ कंट्रोल ही नहीं रखना है, अब समय आ गया है कि उनको सबक भी सिखाना है और किस तरीके से उनको एक तरीके से भारतवर्ष की जो थिंकिंग है उसमें किस तरीके से उनको जोड़ा जा सके, ये हमें उसमें एक प्रयास करना है। अब देखिए, अब गलवान वैली की जब मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास में जो साहस और जो एक संघर्ष करने की जो हमारी नीति बनी है, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में जो जिस तरीके से डिफेंस में हमने प्रिपेयर्डनेस में तैयारी करी है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। हर एक फ्रंट पर देख लिए हमारी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स हैं, आज वो आकाश या ब्रह्मोस या फिर जो है ना जो अग्नि 1 से लेके 5 तक की हमारी मिसाइल्स हैं, उनको सिर्फ भूतल से ही नहीं, उनको एयरफोर्स के प्लेन से, नेवी के शिप से इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी मारक क्षमता जो है ना वो 5000 किलोमीटर तक है। तो जो हमारे दो दुश्मन एक तरीके से हमारी बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके खिलाफ हमारी मारक क्षमता जो है ना पिछले 7 सालों में हमने काफ़ी बढ़ाई है। और इसके साथ साथ हमने ट्रायड का भी, ट्रायड ये होता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वो भूतल से, वायु में और आकाश में तथा समुद्र के नीचे से हम उसके कर सकें। तो जिस तरीके से हमारे पास में जो न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत, INS अरिहंत, उससे हम ट्रायड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी जो क्षमता बढ़ाई है, जिस तरीके से हमने डिफेंस एक्विजिशन किए हैं, जिस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट प्लेन खरीदे हैं, जिसे हमने रिकनाइसेंस के जो प्लेन खरीदे हैं नेवी में, और जिस तरीके से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, राफेल हमने फ्रांस से लिया है, जिस तरीके से हमने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया है, वो सभी इसके उदाहरण हैं कि हमने इन 6-7 सालों में अपनी सामरिक क्षमता को बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाया है। और उसका एक उदाहरण बिल्कुल सामने आया है कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के खिलाफ उसकी सीमा में घुसकर, और फिर हमने बालाकोट में जो है ना काफ़ी डीप पेनिट्रेशन करते हुए एयर स्ट्राइक करी, और साथ साथ गलवान वैली में जिस तरीके से हमने चाइना का सामना किया वो अभूतपूर्व है। इसके साथ साथ आप देखिए कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमने करी है, दूसरी तरफ अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको इम्प्रूव किया है। तो आज भारत एक ऐसी दौर से गुजर रहा है जहाँ पर उसको अपनी शक्ति का दिनों दिन 4 चौगुनी जो है ना तरक्की करनी है, और उसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं, जिसमें PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो करी है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को या मैन्युफैक्चरिंग को 13 जो हमारे कोर सेक्टर है उसमें काफ़ी बढ़ाएगी। और मेरा मेन मकसद यही है कि हमारी शक्ति का निर्माण जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो हम अपनी सामरिक शक्ति, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इस लेवल तक बढ़ाएं कि हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सके, हमारे सारे जितने भी हथियार हैं वो हम भारतवर्ष में ही बना सके, और वो हथियार भी लगातार उनमें इनोवेशन और उनकी जो है ना एक तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसमें यूज हो, और जितने भी यंत्र उनमें लगें वो सारे भारतवर्ष में निर्माण कर सकें। और उसमें मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं जो अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ रहे हैं, वो कृपया प्लीज़ लाभ का ना सोचें, वो देश की सोचें, कम से कम लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना नौकरी देकर उसमें, और जो अच्छी प्रोडक्ट का निर्माण करें वो भारतवर्ष के काम आएगी। ये एक सुनहरा अवसर है, ये डिकेड एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, और ये सेंचुरी सभी लोग कह रहे हैं कि भारत का बिलोंग करती है। तो उसमें हमें अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाना है। इकोनॉमी का जो निर्माण है, जो PLI स्कीम है, वो अकेली ही इन जो 13 कोर सेक्टर में जिसमें PLI स्कीम का जो प्रावधान भारतीय गवर्नमेंट ने किया है, उसमें करीब करीब $520 बिलियन का बिजनेस प्रोडक्शन ये चीज़ें कर पाएंगी। उसके साथ साथ इसके साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो नए रोजगार का निर्माण होगा। नए रोजगार का निर्माण होगा तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति और मजबूत होगी। अब आता है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति को तोड़ने वाले
जो टुकड़े टुकड़े गेम हैं, जो लूटियन मीडिया है, जो इस तरीके के लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो भारतवर्ष को कमज़ोर कर सकते हैं, जो सिर्फ अपनी निजीगत फ़ायदों के लिए वो एक दलगत राजनीति में फंसकर जो भारत को डिवाइड करके, भारत की सोसाइटी को डिवाइड करके जो फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, हमें उनसे सबसे ज़्यादा होशियार रहना है, जागरूक रहना है। और अब एक समय आ गया है जहाँ पर भारत को, भारतीय गवर्नमेंट को और हमारी कानून प्रक्रिया में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ जो है ना बहुत ही जल्दी में एक्शन लिया जा सके। जिस तरीके से निर्णायक डिसीजन जम्मू कश्मीर में हुए वो हमें और भी लेने पड़ेंगे। रोहिंग्या का मुद्दा जब उठता है कि ये लोग बाहर से आए और हमारे यहाँ पर कब्जा किया और अब दिल्ली में ही एक उनकी अनधिकृत जो है ना वो एक तरीके से अनधिकृत जो कॉलोनी है उसमें वो रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं जो है ना एक स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ये बहुत ही गलत है। और इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का सामना एकजुटता से करना पड़ेगा और उसमें भारतवर्ष को और अपनी क्षमताएं बढ़ानी है। जो हमने गलती करी एक तरीके से डीआरडीओ और जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थे उसको हमने ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कि 1947 के बाद में भारत को जहां होना चाहिए था वहां भारतवर्ष नहीं पहुंच पाया, जबकि हमारी क्षमताएं बहुत हैं, हमारे लोगों की क्षमताएं बहुत हैं, हम बहुत ही हार्ड वर्किंग है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में ये था कि हम बाहर से ही चीज़ें खरीदें, और वो बाहर से इसलिए क्योंकि उसमें करप्शन हो सके, उसके द्वारा जो लार्ज स्केल पे करप्शन हुआ उससे न कि हम अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा पाए, ना ही हम उसमें अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ा सके, और उसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल रुक गई। हमारे पास में आज़ाद होने से पहले हमारे पास में 32, भारत के पास में 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार में वो प्लेन भी रिपेयर होते थे, हमारे पास में बहुत ही सक्षम शिपयार्ड थे। लेकिन ये सारा जो स्टैंड स्टिल आया, जो बाहर से शिप खरीदे गए, जो बाहर से एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदे गए, जो बाहर से जो एरोप्लेन या सारी चीज़ें जो बाहर से खरीदी गई, उसमें करप्शन हुआ और जिसकी वजह से हमें सेटबैक लगी। लेकिन अब हम उससे निकल कर बाहर आ गए हैं। हमारे अब डीआरडीओ में भी ऐसा ही हुआ कि हमने अपना परमाणु परीक्षण कुछ लोगों के दबाव में कुछ दिन बाद किया, हम निर्णायक नहीं बन सके, और जब किया तो फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरीके से कुछ डिसीजन हुए, लेकिन फाइनली अब हम हर साल अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, और हम सक्षम हैं कि हर तरीके से अपने जो दो हमारे दुश्मन हैं हम उनका सामना कर सकें, वो चाहे न्यूक्लियर वार हो या कोई भी वार हो। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने पेंडेमिक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, फेज 1 में भी एकत्रित होकर, और दूसरा फेज 2 में जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन करी है 1 महीने के अंदर 30 अप्रैल से लेकर मई तक, और जिस तरीके से इसमें काबू पाया है, और जिस तरीके से हमारे जो वैक्सीनेशन का इजाद हमारे ही यहाँ पर भारत में ही हुआ है, वो भी एक बहुत ही अद्भुत जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को और ओवरऑल जो शक्ति है भारत की उसको बढ़ा रही है। हमारी जो युवा शक्ति है उसका जो सोच है आज, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जिस तरीके से वो नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतवर्ष आज अपने सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जिस तरीके से गांव-गांव में जाकर जो नई नई स्कीम वहाँ के जो डेवलपमेंट की चल रही हैं बहुत ही अच्छी हैं। तो इन सब में मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली कि देखिए, इतिहास जब आप उठाकर देखेंगे, इतिहास उसी का साथ देता है जिसके पास में शक्ति है, और वो शक्ति हमेशा भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है, किसी की बाउंड्रीज या सीमाओं में हमने उल्लंघन नहीं किया है, किसी भी निर्दोष को नहीं सताया है, हमने किसी भी कमज़ोर को नहीं सताया है। ये हमारा इतिहास है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे देखते रहेंगे। आज एक निर्णायक समय है, एक निर्णायक लीडर हमारे पास में है, एक निर्णायक क्षमता हमारे पास में है।
एक निर्णायक हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड युवा शक्ति के रूप में हमारे पास है। भारत एक युवा देश है, तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है उन गद्दारों का जो अंदर ही अंदर हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, उसको डिवाइड करना चाहते हैं, या सोशल मीडिया पे ऐसा कैंपेन झूठा चलाते हैं हमारे देश के प्रति, हमारे डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट बोलकर कि वो उनका मॉरल डाउन करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से बहुत ही चौकस रहना है और सबको संगठित होकर आगे बढ़ना है। हाँ, कुछ डिसीजन हमारे दिमाग में आते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल एक ऐसा है कि जहाँ भारतवर्ष को सोचना ही पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी हमारे पास में पर्याप्त है। जो हमारा जल मिशन, जल धारा गांव गांव से जुड़ने की है, जल मिशन में जो सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है, उससे वाटर स्ट्रेस को काफ़ी हद तक जो है ना दूर कर लिया जाएगा। और उसके तहत जो है ना करीब ऑलरेडी 4 से 4.5 करोड़ घरों को जो है ना वो जल एक वाटर टैप से दिया जाने लगा है पीने के लिए, और इसमें सभी गांवों को हम 2024 तक जोड़ देंगे। इसी तरीके से जो और काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं वो भारतवर्ष को अत्यंत शक्तिशाली बनाने की ओर चल रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि हम अपने डिफेंस फोर्सेस का मनोबल किस तरीके से बढ़ाएं, उनकी सभी सुविधाओं का कैसे ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ जागरूकता को बढ़ाएं। मैंने जैसे कहा था कि हमारे पॉलिटिशियन को सोचना पड़ेगा, आज उनके सिर्फ 0.5% पॉलिटिशियन के बच्चे और डिफेंस फोर्सेस में, अब उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं। जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं, आईएएस, आईपीएस या और जो सर्विसेज के लोग हैं, वो बाउंड्री पर जाकर कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, जहाँ पर हर एक युवा वो अपना योगदान दे सके, कम से कम 2 से 3 साल या कम से कम 1 साल जो है ना बाउंड्री पे। दूसरा, हमें जो है ना अपनी एनसीसी की जो हमारी ट्रेनिंग प्रणाली है उसको बहुत ही सशक्त करना पड़ेगा। और उसमें मैं कहना चाहूँगा जो हमारे मापदंड हैं, जो फिजिकल ड्रिल है, वो हमें इजराइल से लेनी पड़ेगी। हाँ, इजराइल में उनका जो शारीरिक रचना है वहाँ पर हमारी वो जो उनकी जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनका एक तरीके से फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। हमारी हाइट डिल डॉल में थोड़ा सा कम है, लेकिन हम भी अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली जो एनसीसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो 11वीं 12वीं कक्षा में और जो कॉलेज में एनसीसी चल रही है उसमें फिजिकल मापदंड इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो एक तरीके से कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन का पार्ट बन जाए। वो इतने सक्षम हो कि जिस तरीके से आज हमारा ऑफिसर और जवान जो है ना वो मिलिट्री में ज्वाइन कर सकता है, तो उसी तरीके से उनका फिजिकल और एक तरीके से जो सामरिक शक्ति जो उनको ट्रेनिंग दी जाए वो बहुत ही मजबूती से इस तरह। तो ये मेरे सुझाव हैं। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि गलवान वैली में जो हमारे फौजी भाइयों ने, जो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जो कर दिखाया है, उसका कारण यही है कि हमने 6-7 सालों में पूर्णतया तैयारी करी है और एक सामरिक शक्ति को बढ़ाया है। और आज हम ये क्षमता रखते हैं कि एक तरफ हम पाकिस्तान से और एक तरफ हम चाइना से लड़ सकते हैं, लेकिन साथ के साथ हमें गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि दोनों के पास में परमाणु हथियार हैं, दोनों परमाणु हथियार हर साल जोड़ रहे हैं। हमें पता है कि चाइना एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है, चाइना एक बहुत ही मजबूत कंट्री है। यदि उसके खिलाफ हमें खड़े होना है, यदि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है, तो हमारी ये तैयारी लगातार रहेगी। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हो सकता है कि हम सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिजिनस करें, भारत में ही बनाएं, और सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो हम टाइम से पहले करें। जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो फ़ायदे का ना सोचकर सिर्फ अपने देश के लिए सोचें। जितना गोला बारूद और इवन हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हमारे इन हथियारों में फिट होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे शिप्स में जो इंजन्स हैं, ये सभी के सभी हम यहीं पर बना सकें। और अब किसी भी डीआरडीओ के प्रोजेक्ट में कोई भी डिले ना हो, टाइम लैग ना हो, फंड का पूरी तरह से साफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी से यूज़ हो, और हम अपने भारतवर्ष की शक्तिशाली को जितनी हमने अभी तक 6-7 सालों में बढ़ाई है,
अब हम हर साल उसको रात दिन दिन रात चौगनी एक तरीके से हम जो है ना उसमें एक आगे बढ़ें और भारतवर्ष को बहुत ही एक शक्तिशाली देश बनाएं और उसमें पूर्णतः योगदान करें। जय हिंद।